तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कक्षा 12th की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। और इस पुस्तक का दूसरा पाठ हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है विद्रोही और राज। तो हमने इसमें 1857 की क्रांति की पूरी घटना चक्र को पढ़ा, अवध की कहानी को पढ़ा और उसके बाद दमन पढ़ा कि अंग्रेजों ने किस तरह इस क्रांति का दमन किया। और उस समय ब्रिटिश समाचार पत्रों और भारतीय समाचार पत्रों में जो चित्र और कार्टून छपते थे उनका उस समय के लोगों के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमने पढ़ा। तो इस तरह हमने इस पूरे पाठ का अध्ययन पूरा कर लिया है। आज हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जो अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ से संबंधित दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया। तो पहले प्रश्न को समझते हैं कि क्या है कि जो विद्रोही थे, जो विद्रोह कर रहे थे, जैसे उदाहरण लेते हैं मेरठ में जब विद्रोह हुआ तो मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करने के लिए मना लिया। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो अंग्रेजों से पहले सत्ता में था। तो यही पूछ रहे हैं कि पुराने शासकों को ही अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आग्रह उन्होंने क्यों किया। जैसे झांसी में लक्ष्मीबाई को मनाया उन्होंने, कानपुर में नाना साहब को इस चीज के लिए मनाया, अवध में बेगम हजरत महल को मना लिया था। तो इस तरह क्यों पुराने शासकों को ही आमंत्रित किया नेतृत्व करने के लिए, क्यों। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं। पहले देखिए 1857 की क्रांति हुई और यह क्रांति सैनिक विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम था, इस बारे में विद्वानों में, इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद है। फिर भी एक हमारे भारतीय विद्वान है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने इसे आजादी की पहली लड़ाई कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा सबसे पहले उन्होंने ही दी थी इस क्रांति को। तो ये क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और इसका तात्कालिक कारण हमने देखा था, बहुत सारे कारणों के बाद जो तात्कालिक कारण था उस पर हम आए थे और वो थे चर्बी वाले कारतूस। और चर्बी वाले कारतूस कौन सी राइफल में प्रयोग होते थे, एनफील्ड राइफल। तो ये तो हमने एक पुराना रिवीजन करने के लिए लिया है। तो बात यह है कि पुराने नेताओं को ही विद्रोहियों ने नेतृत्व स्वीकार करने के लिए क्यों बुलाया। तो बात यह है कि जो पुराने नेता थे जिनको अंग्रेजों ने हटा दिया था, उनको संगठन और नेतृत्व का पुराना अनुभव था। अंग्रेजों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उनके राज्य उनसे छीन लिए, तो जनता की हमदर्दी भी उनके साथ थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण उन पुराने नेताओं को ही नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया विद्रोहियों के द्वारा। तो देखिए समझते हैं इसका उत्तर। अंग्रेजों का सामना करने के लिए योग्य नेतृत्व है। कैसा योग्य नेतृत्व और संगठन की आवश्यकता थी। बिना योग्य नेतृत्व के कोई भी आंदोलन पूरा नहीं हो सकता। तो यह बड़ी क्रांति थी और अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता थी। योग्य नेतृत्व और संगठन के बिना विद्रोह का कुशलतापूर्वक संचालन नहीं किया जा सकता था, इसलिए नेताओं की जरूरत थी। और नेता किनको बनाया गया, ज्यादातर वही बने जो अंग्रेजों के आने से पहले सत्ता में थे, उन्हीं को आमंत्रित किया नेता बनने के लिए। तो देखिए सिपाहियों ने पुराने शासकों से नेतृत्व स्वीकार करने का आग्रह निम्नलिखित कारणों से किया, और जिसका पहला कारण है विद्रोही सिपाही भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके देश में 18वीं शताब्दी से पूर्व की भारतीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। समझ रहे हो, विद्रोही चाहते थे कि अब ये क्रांति शुरू हो गई तो अंग्रेजों को तो यहां से भगा देंगे और भारत में पुरानी सत्ता जो थी 18वीं शताब्दी से पहले की जो व्यवस्था थी उसी को स्थापित करेंगे। जैसे मुगल शासन दोबारा से स्थापित हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को हम बादशाह बनाएंगे। बहुत सारे जमींदार और छोटे मोटे राजा थे, उनको भी हम दोबारा से उनके अधिकार दिलाएंगे और उन्हीं के शासन में हम रहेंगे। वो हमारे लिए अच्छा एक दुनिया थी, हमारे लिए सुंदर दुनिया थी, और उसको उजाड़ किसने दिया, अंग्रेजों ने। इसलिए वापस से उन्हीं को नेता अपना स्वीकार कर लिया विद्रोहियों ने। दूसरा कारण है पुराने शासकों को विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करके इस विद्रोह को एक व्यापक जन विद्रोह बनाना चाहते थे। पुराने शासकों को निमंत्रण दिया ताकि आम जनता इससे जुड़ी हुई थी। जनता पुराने शासकों के प्रति अपने मन में हमदर्दी रखती थी और उनसे अपना जुड़ाव मानती थी, इसलिए यह जन विद्रोह बन जाएगा अगर पुराने शासकों को हम यहां पर आमंत्रित कर दें नेतृत्व करने के लिए। अगला है पुराने शासकों को नेतृत्व और संगठन के क्षेत्र में अच्छा अनुभव था, उन्होंने काफी समय तक यह काम किया था, तो उनका अनुभव था कि किस तरह नेतृत्व करना है, किस तरह संगठन बनाना है। आगे है कि ब्रिटिश शासकों ने भारतीय राजघरानों का अपमान किया था और जनसाधारण को अपने पुराने शासकों से पर्याप्त लगाव था। अपमान किया था, जैसे हमने अवध की कहानी में पढ़ा था ना कि अवध के जो नवाब को वहां से अधिग्रहण किया था अवध का, और अवध से कलकत्ता भेजा जा रहा था।
तो बहुत सारे अवध के लोग कानपुर तक रोते रोते उसके पीछे गए थे। और अवध में एक भी ऐसा जगह नहीं था, लखनऊ और अवध में, जहां पे शोक का माहौल ना हो। तो जनता की, वहां के लोगों की, वहां के किसानों का लगाव था किससे? वहां के नवाब से। तो इसलिए वो भी फिर अपने शासकों के साथ साथ जुड़ गए और विद्रोह, जन विद्रोह का रूप ले लिया इस क्रांति ने, इस विद्रोह ने। देखिए अगला प्रश्न बच्चों, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, ये एक सैनिक विद्रोह था, बस चर्बी वाले कारतूसों के कारण भड़क गया, ऐसा ब्रिटिश इतिहासकार और कुछ भारतीय इतिहासकार जो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित है वो ऐसा मानते हैं। लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे भी हमें मिले हैं जिनसे लगता है कि ये विद्रोह कोई ऐसे ही एकदम से उठी हुई क्रांति नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसे प्रमाण कौन कौन से हैं वो ही हमें बताने हैं इस उत्तर में। तो देखिए, योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो कुछ चीजें हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं। तो देखिए, इस बारे में जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज और प्रमाण तो नहीं है कि यह योजनाबद्ध था, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास में अपन ने इस बारे में बात की थी कि जो विद्रोही थे वो सामान्य लोग थे, सैनिक थे या किसान थे, तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने ऐसे कोई दस्तावेज तैयार करके वो नहीं छोड़ के गए जिनसे कि उनकी मनोदशा को हम जान सके, वो विद्रोह क्यों कर रहे हैं, उनका भविष्य के प्रति दृष्टिकोण क्या है, ठीक से समझ सके। ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज हैं तो वो अंग्रेज अधिकारियों के हैं जो पक्षपातपूर्ण है, इसलिए उनपे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो दस्तावेज और प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर भी निम्न साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्रोह योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। वो कौन कौन से साक्ष्य हैं वो हमें बताने हैं उत्तर में। देखिए, प्रत्येक स्थान पर विद्रोह का घटनाक्रम लगभग एक जैसा था। तो देखिए, हमने बात भी की थी कि जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो मेरठ में शाम के समय तोप का गोला दागा गया। ये संकेत था सभी सिपाहियों के लिए कि अब इस तोप के गोला दागने के बाद एकदम से हमें विद्रोह करना है, और वो विद्रोह उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे ही कई जगहों पे शाम के समय सैनिकों द्वारा बिगुल बजाया जाता था, उससे पता चल जाता था कि बिगुल बज गया, अब हमें क्रांति करनी है। और सबसे पहले जो सैनिक होते थे, विद्रोही सैनिक, विद्रोह शुरू करते ही सबसे पहले वो शस्त्रागार की तरफ बढ़ते थे, जहां पर बहुत सारे बंदूकें, गोले वगैरह रखे होते थे अंग्रेजों के, उस पे कब्जा करते थे ताकि लड़ाई को लंबी खींच सके, लड़ सके लंबे समय तक। तो सबसे पहले शस्त्रागार पे कब्जा करते थे, फिर सरकारी खजाने की तरफ बढ़ते थे, और उसके बाद अंग्रेजों के जो उनकी निवास स्थान की जगह होती थी उन पे हमले किए जाते थे। तो ये जो घटनाक्रम है लगभग हर जगह एक जैसा था। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि जरूर कोई योजना थी, सभी को पहले ही बता दिया गया था कि किस तरह हमें इस घटनाक्रम को अंजाम देना है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये योजनाबद्ध स्वतंत्रता संग्राम था, कोई योजना थी सैनिकों की। आगे है, विभिन्न सैनिक छावनियों के मध्य संचार के माध्यम विद्यमान थे। विद्रोह होने के बाद भी आपसी बातचीत सैनिक छावनियों के बीच होती रहती थी, तो संचार के माध्यम उनके बीच बने हुए थे। तो संचार के माध्यम तो जब ही बनेंगे जब पहले से ही कोई योजना बना ली होगी। आगे है तीसरा पॉइंट इसमें, समकालीन साक्ष्यों के आधार पर रात के समय कानपुर में सिपाही लाइनों में, सिपाही की जो पुलिस लाइन होती थी उसमें सैनिकों की सामूहिक पंचायतें होती थी और सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे। योजना ही तो है ये, कि ऐसे ही नहीं कि विद्रोह हो गया तो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करो, अंग्रेजों को मारो, नहीं। शाम के समय मीटिंगें होती थी सैनिकों की, और उसमें सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते थे, फिर आगे का घटनाक्रम तय किया जाता था कि आगे हमें इस क्रांति को कैसे आगे बढ़ाना है, भविष्य के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है। तो इन सब चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्रोही योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी? समझ रहे हो, प्रश्न समझना होता है सबसे पहले, फिर अपन उत्तर देने में अपने को आसानी हो जाती है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी? तो 1857 की क्रांति में धार्मिक विश्वासों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हमने देखा था कि जब बैरकपुर में प्रथम चिंगारी भड़की थी क्रांति की, शुरू तो मेरठ से हुई, लेकिन प्रथम चिंगारी मंगल पांडे, याद है ना, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल। तो मंगल पांडे ने भी धर्म को लेकर ही यह विद्रोह शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ।
चर्बी वाले कारतूस और धर्म भ्रष्ट हो गया। इस तरह से मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी वही धर्म के प्रति ही ये विद्रोह शुरू हुआ था, धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए क्या हुआ था, वही चर्बी वाले कारतूस, है ना। फिर हम वहां पहुंचते हैं दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली में देखते हैं कि मुगल बादशाह के द्वारा जब घोषणा की गई थी कि हमारा साथ दो, सब लोग विद्रोह में शामिल हो जाओ, तो पैगंबर महावीर का नाम लिया गया था, वहां भी धर्म की बात हो गई। फैजाबाद में तो मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दे दिया था अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेज तो हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ो। तो इन सब चीजों से हम कह सकते हैं कि धर्म की बहुत हद तक भूमिका थी 1857 की क्रांति में। तो देखते हैं अब हम इसका उत्तर। 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की अहम भूमिका थी। एक एक पॉइंट करके पॉइंट इसलिए बनाए गए हैं कि अच्छे से हम उसको समझ सकें। देखिए, बैरकपुर में विद्रोह की प्रथम चिंगारी धार्मिक कारणों से ही भड़की थी। मंगल पांडे कौन था बैरकपुर में? मंगल पांडे ने गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर मैं गाय की चर्बी को अपने मुंह में लूंगा, ब्राह्मण आदमी था मंगल पांडे, तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, विद्रोह कर दूं। तो अंग्रेजों को मार दिया, 2 अधिकारियों को, बाद में इन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। तो प्रथम चिंगारी में हम देखते हैं कहीं ना कहीं धर्म की भूमिका थी। आगे बात करें कि मेरठ की, मेरठ छावनी में भी 10 मई को विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना। तो मेरठ छावनी में भी 10 मई 1857 को कमोबेश इसी कारण विद्रोह प्रारंभ हुआ, जब अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों को चर्बी लिपटे कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए मजबूर कर दिया। मेरठ में भी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि नई बंदूक आई है एनफील्ड राइफल, इसमें जो कारतूस प्रयोग होते हैं वो उस कारतूस के ऊपर चमड़े का कवर चढ़ा होता था, चिकना कवर होता था, उस चमड़े को मुंह से काटो और फिर उस कारतूस को बंदूक में डाल के चलाना है। तो बस ये कहा जा रहा था उनसे कि इस कारतूस को अपने मुंह से काटो, और सैनिकों ने मना कर दिया क्योंकि ये खबर यहाँ भी फैल चुकी थी कि इनमें चर्बी वाले कारतूस है, इनमें गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई है। तो मेरठ में भी हम देखते हैं कि धर्म के प्रति, धर्म की रक्षा के प्रति ही कहीं ना कहीं विद्रोह सैनिकों द्वारा किया गया था। आगे देखिए, हिंदुओं और मुसलमान सभी सैनिक अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने के तर्क के साथ दिल्ली पहुंचे थे। जो मेरठ से सैनिक दिल्ली गए थे, हिंदू मुसलमान दोनों थे, तो वे मुगल बादशाह को जाके यही बात कह रहे थे कि हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो धर्म का तर्क लेके ही वो दिल्ली गए थे। आम जन को विद्रोह में शामिल करने के लिए कई तरह की धार्मिक अफवाहें फैलाई जा रही थी। आम लोग भी विद्रोह में जुड़े, याद है ना, बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी और लोग अफवाहों पे विश्वास कर रहे थे क्योंकि अफवाहों पे विश्वास करने का आधार था उनके पास। तो वो सारी अफवाहें लगभग धर्म से संबंधित थी कि आटे में गाय और सूर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, इस तरह की खबरें। 1813 में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी थी। तो इस तरह की चीजें सब थी। तो देखिए, धार्मिक अफवाहें फैलाई जा रही थी और लोग अफवाहों पर आसानी से विश्वास कर रहे थे। तो लोग भी धर्म के मामले को, धर्म पे जब आंच आती है तो लोग भी विद्रोहियों के साथ जुड़ते गए, इन अफवाहों पर विश्वास करते गए। लोगों में यह डर फैल गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो सारी बातें धर्म को लेकर शुरू हुई और बाद में भी बहुत सारा धर्म पे निर्भर रहा, हालांकि पूरा धर्म पे नहीं। जैसा कि हम देखते हैं विद्रोहियों का नजरिया, तो विद्रोहियों का नजरिया शायद कुछ ऐसा था कि हम पुरानी व्यवस्था वापस स्थापित करेंगे, अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे। तो केवल धर्म ही सब कुछ नहीं था, लेकिन धर्म का बहुत बड़ा योगदान था इस क्रांति को शुरू करवाने में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए? जो विद्रोही थे उनमें आपस में फूट नहीं पड़े, कहीं हमेशा की तरह अंग्रेज इस काम में सफल नहीं हो जाएं कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दें, और वो लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, फिर मुसलमानों को भी हरा देंगे, हिंदुओं को भी हरा देंगे, ऐसा नहीं हो। इसलिए विद्रोहियों ने पूरी कोशिश की कि विद्रोहियों के बीच एकता बनी रहे, संगठन बना रहे। और ऐसी कौन कौन सी कोशिशें थी जो उनके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो देखो, हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे, इसके उत्तर को समझेंगे, पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह बात फैलाई गई थी कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। केवल गाय या केवल सूअर नहीं, दोनों की चर्बी है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म खतरे में है और ईसाइयों के खिलाफ लड़ो। दूसरी, कि जब बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने जो आम जनता से अपील की थी
कि विद्रोह में शामिल हो, तो उस अपील में पैगंबर मोहम्मद साहब और महावीर दोनों का नाम लिया था कि इनके नाम पर विद्रोह में शामिल हुआ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि वो एकता बनी रहे, ऐसी कोशिश इनके द्वारा की गई थी। तो देखिए, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्न तरीके उन्होंने अपनाए थे। पहली बात कि कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी या आटे में गाय व सूअर की पिसी हुई हड्डियों के चूरे मिलाने की खबरें फैली। तो ध्यान देना, दोनों ले रहे हैं, गाय व सूअर। जब आटे की बात आई तो आटे में भी किसकी, दोनों की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, ऐसी बातें फैली। इन अफवाहों में गाय व सूअर शब्द एक साथ इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि हिंदू व मुसलमान दोनों में एकता बनी रहे और दोनों को लगे कि हम दोनों का ही धर्म खतरे में है और ईसाइयों के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लेने चाहिए। एकता बना के रखो। आगे यह दिखाने का प्रयास किया गया कि इस युद्ध में हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर है, यह दिखाने का प्रयास किया गया ताकि हिंदू मुसलमानों में एकता बनी रहे। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मुगल बादशाह को नेतृत्व स्वीकार करने के लिए सहमत किया ताकि विद्रोह को वैधता प्राप्त हो सके। केवल मुसलमानों ने मुगल बादशाह को नेतृत्व स्वीकार करने के लिए नहीं कहा। जब मेरठ से सैनिक दिल्ली पहुंचे थे तो उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और दोनों समुदायों ने मिलकर क्रांति का नेता किसको चुना था, बहादुर शाह जफर को। एकता बनी रहे इसलिए हिंदुओं को साथ रखा दिल्ली में भी। आगे देखो, विद्रोहियों ने दोनों समुदायों में लोकप्रिय भाषाओं हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की। ऐसा नहीं केवल हिंदी में अपीलें जारी हो रही है, केवल फारसी में हो रही है। फारसी उस समय मुसलमानों की भाषा थी भारत में मुगलों के समय, और हिंदी तो हिंदू की थी। तो जो अपीलें जारी करते थे विद्रोही, वो सब तरह से हिंदी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी जारी करते थे। ये दिखा रहे हैं कि ये विद्रोह किसी एक धर्म का नहीं है बल्कि पूरे भारतीय लोगों का है। आगे, बादशाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था कि मोहम्मद मुसलमानों का और महावीर अपने हिंदू या जैन लोगों का। तो वो दोनों की दुहाई देकर विद्रोह में शामिल होने की अपील की गई थी। तो ये हमने समझा है कि किस तरह वो एकता बना के रख रहे थे। अगला पॉइंट देखते हैं। पुलिस लाइनों में रात में जब पंचायतें होती थी विद्रोहियों की, और विद्रोहियों के द्वारा सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते थे, हिंदू मुसलमान सब उन पंचायतों में आते थे और सामूहिक रूप से वो फैसले लिए जाते थे। कई जगह तो महिलाओं को भी शामिल किया गया विद्रोह में, ताकि महिला और पुरुषों के बीच भी समन्वय बना रहे, एकता बनी रहे। तो ये सब प्रयास किए गए थे विद्रोहियों के द्वारा, एकता बनी रहे, क्रांति में फूट ना डाल सके अंग्रेज। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए थे। अभी हमने पिछली कक्षा में देखा था ये सारी चीजें कि अंग्रेजों ने कैसे क्रांति का दमन किया। तो हमने देखा था ना कि ब्रिटेन से हथियारबंद सेना बुलाई ताकि भारत में विद्रोह को कुचल सके। ठीक है, मार्शल लॉ लागू कर दिया था कि सैनिक अदालतें ही अपना फैसला दे देगी, विद्रोही को पकड़ो और सजाए मौत, कोई मुकदमे चलाने की जरूरत नहीं है। तो मुकदमों की प्रक्रिया तो हटा दी और मार्शल लॉ पूरे भारत में लगा दिया था, और पूरी ताकत लगा दी थी अंग्रेजों ने, झोंक दी थी पूरी ताकत इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो किस तरह अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन किया ये हम देखते हैं। देखो, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे। पहला है, कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और ब्रिटिश सैनिक कमांडरों को ही विद्रोही की सजा तय करने के कर देते थे। वो सजा तय, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, और सजा एक ही होती थी, विद्रोह की सजा एक ही होती थी, सजाए मौत। और हमने चर्चा की थी कक्षा में कि सजाए मौत भी इस तरह दी जाती थी, सार्वजनिक रूप से फांसी पे लटकाया जाता था विद्रोहियों को, या सार्वजनिक रूप से तोप के सामने बांध के गोले से उड़ा दिया जाता था, ताकि आम जनता में दहशत रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो इस तरह ये सारी चीजें हो रही थी। मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया निलंबित कर दी, मार्शल लॉ लगा दिया, और अंग्रेज कमांडर सैनिक अधिकारियों को आदेश दे दिया कि आप ही सजा तय कर दो, और सजा एक ही है, सजाए मौत, कोई माफी नहीं, कोई दया नहीं। आगे, समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिटेन से हथियारों से लैस नई सैनिक टुकड़ियां बुलवाई गई थी भारत में विद्रोह को दमाने के लिए, दमन करने के लिए। अंग्रेजों ने दिल्ली के सांकेतिक महत्व को समझते हुए दिल्ली पर दो तरफा हमला बोला। अंग्रेजों को लगता था कि दिल्ली से शुरुआत करो, दिल्ली के विद्रोह को दबाओ। ये संकेत के रूप में अच्छा महत्व है दिल्ली का कि दिल्ली पे वापस से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ये बात पूरे भारत के विद्रोहियों में फैल जाएगी और विद्रोहियों का कुछ मनोबल
गिर जाएगा, इसलिए दिल्ली के सांकेतिक महत्व को अंग्रेज समझते थे। तो दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी और दो तरफा हमला किया गया। हमने देखा था कक्षा में कि दिल्ली, ये है दिल्ली, और दिल्ली के ऊपर दो तरफा हमला जो किया गया था वो किस तरह किया गया था। देखिए कि दिल्ली जो है, दिल्ली के ऊपर एक तो कलकत्ता की तरफ से और एक पंजाब की तरफ से हमला किया गया और इस तरह दिल्ली के विद्रोहियों को उन्होंने कुचल दिया था। तो वही बात कह रहे हैं कि एक तो कलकत्ता की ओर से और दूसरा पंजाब की ओर से दिल्ली पर हमला बोला। दो तरफा हमला, मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया, रंगून भेज दिया, रंगून की कैद में ही वो मर गए थे। अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर शिक्षित वर्ग और जमींदारों को विद्रोह से दूर कर दिया। देखो जमींदारों ने कई जगह तो बढ़ चढ़ के विद्रोहियों का साथ दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में भाग लिया था, लेकिन बहुत सारी जगह अंग्रेज जमींदारों को अपने बहकावे में लेने में सफल हो गए। जमींदारों को यह कहा गया कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो आपकी जमींदारी आज के बाद कभी छीनी नहीं जाएगी। तो इस तरह वो जमींदारों में फूट डालने में सफल हो गए। कुछ भारत का जो शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्ग था, वो भी क्रांति से दूर रहा, क्योंकि मध्यम वर्ग को लगता था कि अगर हम क्रांति में सफल हो भी गए तो वापस से राजतंत्र शुरू हो जाएगा, मुगल शासन शुरू हो जाएगा, तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाले। इसलिए अंग्रेज शिक्षित वर्ग और जमींदार वर्ग को मतलब अपने कूटनीति के द्वारा वो विद्रोह से अलग करने में सफल हो गए थे। तो इस तरह भी दमन करने में थोड़ी आसानी हो गई थी। आगे अंग्रेजों ने संचार के साधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाया हुआ था। जैसे ही मेरठ में विद्रोह हुआ तो टेलीग्राम के द्वारा बाकी अंग्रेज अधिकारी बंबई वगैरह जहां भी दूर दूर हैं वहां पर टेलीग्राम भेज दिया गया था। टेलीग्राम होता था पहले, वो टेलीग्राम जल्दी पहुंच जाता था संदेश, और वो वहां पहुंचने के बाद कह देते थे कि विद्रोह शुरू हो गया है, आप अपनी तैयारी रखिए, सतर्क रहिए। तो इस तरह संचार के माध्यमों पर अपना पूरा नियंत्रण बना के रखा अंग्रेजों ने और वो क्रांति का दमन करने में सफल हो गए थे। ठीक है बच्चों, तो हमने पाठ्य पुस्तक के 5 प्रश्न यहाँ पर आज हल किए हैं। आपको समझ में आए होंगे, कक्षा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।